हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 6 का अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ, चैप्टर 6 क्या है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज के अंतर्गत हमको दो चीज पढ़नी है, एक है सर्वांशम, एक है समरूप। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है समरूप, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में समरूप के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको सॉल्व करना होगा, प्रूव करना होगा। जी हाँ, इसके अंतर्गत आएंगे थेल्स का प्रमेय आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आखिर समरूप क्या होता है, दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। एक बात और सुन लीजिए, समरूप कोई भी आकृति हो सकती है, दो वर्ग, दो वृत्त, दो त्रिभुज, बहुत सारे। लेकिन मुख्य रूप से इस चैप्टर में सिर्फ त्रिभुज के बारे में बात करिए। तो आइए जानते हैं कब हम कहेंगे कोई त्रिभुज समरूप है, कब नहीं है। कौन कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करने के बाद लगता है कि हाँ ये त्रिभुज समरूप है, जिसको फॉलो न करने पे कहेंगे त्रिभुज समरूप नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, तो आइए जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होगा और कब नहीं। ठीक है, तो समरूप होने कंडीशन में क्या होगा ध्यान दीजिए, समरूप और दूसरा होता है सर्वांशम। ध्यान से देखिएगा, सर्वांशम। ठीक, तो आइए जानते हैं कि कब समरूप होता है और कब सर्वांशम होता है। सर्वांशम का अगर हम सम विच्छेद करें तो हो जाएगा सर्वा धन अंग धन सम। मतलब क्या भाई कि सर्वा माने सभी, क्या होता है, सभी, अंग माने भाग कह लीजिए, सभी भाग, सभी हिस्सा, सभी अंग सम से क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। अगर किसी भी आकृति के कोई दो आकृति ले लीजिए, अगर दोनों आकृतियों का प्रत्येक अंग प्रत्येक भाग समान हो तो हम कहेंगे दोनों क्या होंगे, सर्वांशम। जैसे मान लीजिए अगर दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुज की खासियत क्या है कि जितना ये भुजा है, अगर ये 5 है तो ये 5 हो, अगर ये 6 हो तो ये भी 6 हो, अगर ये 7 हो तो ये भी 7 हो, यानी पूरा एग्जैक्टली इसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, सर्वांशम है। और नाम दे दिया जाए तो मान लीजिए ए बी सी, इसका पी क्यू आर, और एग्जैक्ट तीनों भुजाएं बराबर है तो कहेंगे क्या है, सर्वांशम है। ऐसे में लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी, सर्वांशम का चिन्ह ये होता है त्रिभुज पी क्यू आर। समझ गया। और इससे अगर हम वृत्त लेना है, मान लीजिए एक वृत्त हमने यहाँ ले लिया और एक वृत्त और ले लिया। ठीक, इन दोनों कहानी क्या है, इसकी त्रिज्या अगर 5 सेमी है तो इसकी त्रिज्या भी 5 सेमी है। मान लीजिए हाथ छोटा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि अगर ये भी 5 सेमी की हो, ये भी 5 सेमी त्रिज्या की हो, तो जिन दो वृत्तों की त्रिज्या समान होती हैं ये दोनों वृत्त की आकृति हमेशा समान होती है। और ऐसे केस में हम कहेंगे कि दोनों वृत्त क्या है, सर्वांशम है। ठीक है, वैसे अगर हम वर्ग लेना, यहाँ देख लेते हैं, अगर दो वर्ग ले लेते हैं, वर्ग जानते हैं ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक को 90 डिग्री की हो, 90 डिग्री हो। ठीक, तो अगर ये ऐसी दो वर्ग ले जाए जिनकी चारों भुजाएं क्या हो, अगर ये एक है, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 सेमी 2 सेमी, इसका भी होगा 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी। ठीक, तो ऐसे कैसे हम कहेंगे क्या है, सर्वांशम है। सर्वांशम का मतलब प्रत्येक अंग समान होना चाहिए, चाहे वो वृत्त हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे त्रिभुज हो। और इसका सिंबल क्या है, इस तरह से। समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं समरूप क्या होता है। हालांकि ये टॉपिक नहीं था, लेकिन इसको बेहतर समझने के लिए, समरूप वाली घटना को बेहतर समझने के लिए हल्का सा सर्वांशम के बारे में जानना बहुत जरूरी था। ये समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, समरूप। बस समरूप में क्या होगा कि जो सर्वांशम वाली कहानी है उस पूरे को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करेगा, बस कुछ पॉइंट को फॉलो करेगा, हम कहेंगे समरूप है। ठीक, अगर पहले इसे नॉर्मली समझाना चाहे आपको तो समझ लीजिए, अगर त्रिभुज की बात कर लिया जाए तो हालांकि इस वाले चैप्टर में त्रिभुज की बात करनी है, त्रिभुज को अच्छे समझेंगे। पहले हम इन सबको नॉर्मली बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या कहा, अगर दो वृत्त लेते हैं और दोनों की त्रिज्या समान हो तो ये वृत्त की साइज जो होगी वो बराबर होगी। राइट, यानी अगर मान लीजिए 6 सेमी, अगर कोई दो वृत्त लिए हैं और अगर इनकी त्रिज्या समान, मान लीजिए इसका 6 है, इसका भी 6 है, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर रहेंगे। अगर इसको उठा के इस पर रखेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, और ऐसे केस में हम कहेंगे कि सर्वांशम है। लेकिन अगर
एक वृत्त छोटा हो और एक वृत्त बड़ा हो, इसकी त्रिज्या 3 हो, इसकी त्रिज्या कुछ भी हो जाए, मान लीजिए 5 मान लीजिए, ये छोटे बड़े हैं लेकिन है तो वृत्त ही, दोनों है तो एक ही खानदान के, है तो एक ही भाई पर्दा। हाँ, तो दोनों वृत्त हैं लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने के लिए तो वृत्त है, इसलिए ये क्या है, समरूप। समरूप माने एक रूप जैसे। ठीक, अगर हम कोई मान लीजिए क्या है, चतुर्भुज ले लेते हैं, कोई वर्ग ले लेते हैं, एक वर्ग, इसका मान लीजिए 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, प्रत्येक भुजा 2 सेमी का, और एक वर्ग हम बड़ा ले लेते हैं जिसका प्रत्येक भुजा हमारा क्या हो, 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी, ये भी हमारे क्या होंगे, समरूप, क्योंकि दोनों तो वर्ग है तो एक ही खानदान के, साइज से कोई मतलब नहीं है, यानी समरूप में साइज का कोई मतलब नहीं है, बस मतलब यह है कि दोनों एक ही आकृति हो, मतलब अगर ये वर्ग है तो ये वर्ग ही हो, अगर ये वृत्त है तो ये वृत्त हो, ऐसे में से क्या बोलते हैं, समरूप। लेकिन सर्वांग तब कहेंगे जब इनके खानदान एक हो, यानी दोनों वर्ग हो और साथ साथ में इनकी भुजाएं यानी प्रत्येक माप भी समान हो। ठीक, यानी एक को उठाकर हम दूसरे पर रखें तो पूरा उसको ढक ले, और इसको उठाकर उस पर रखा पूरा ढक गया तो आकृति समान है, तब हम कहेंगे दोनों हमारा क्या है, सर्वांग है। ठीक, लेकिन अगर एक छोटा और एक बड़ा है, लेकिन दोनों एक ही खानदान के हों, दोनों वर्ग ही हों, दोनों वृत्त ही हों, या दोनों त्रिभुज ही हों, तो ऐसे कैसे हम क्या बोलेंगे, ये समरूप है। ठीक, और हाँ, त्रिभुज में भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं ये पता है, अगर नहीं तो पूरे त्रिभुज के ऊपर एक पूरा खानदान, त्रिभुज कितने होते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ जहाँ मतलब ऐसे कर लीजिए कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, या कोई वनडे एग्जाम में त्रिभुज से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने त्रिभुज को भी बांध रखा है। ठीक है, उसके खानदान को पकड़ रखा है, और पूरे खानदान को पकड़ के हमने एक वीडियो में बंद कर रखा है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लीजिए, फिर कभी आप नहीं कहेंगे कि त्रिभुज कठिन है या रेखाखंड कठिन है। जी हाँ, ठीक, चलिए तो आते हैं, तो हमने कहा कि मान लीजिए त्रिभुज लिया हमने, तो त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो देखिए दो त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अगर ये 2 सेमी है और ये मान लीजिए 4 सेमी है, ये कुछ भी हो, 6 हो तो ये 7 हो, से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये दो भुजा बराबर होने से समद्विबाहु हो गया, दो भुजा बराबर होने से समद्विबाहु हो गया, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक समद्विबाहु हो और एक समबाहु हो, तो ऐसे नहीं ले सकते हैं, दोनों एक ही खानदान क्यों, साइज से कोई मतलब नहीं है, तब उससे हम क्या कहेंगे, समरूप। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, एक बार फिर सुन लीजिए कि सर्वांग का मतलब होता है कि वे सभी आकृतियां, अभी दो आकृतियां जो एग्जैक्ट एक दूसरे के बराबर हों, एकदम साइज मैच करे, थोड़ा सा भी छोटा बड़ा ना हो, अर्थात एक आकृति को अगर दूसरे पर रखा जाए तो पूरा ढक ले, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांग। लेकिन अगर एक छोटा हो और एक बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप। लेकिन शर्त ये भी है कि दोनों एक ही जैसे हों, मतलब अगर एक वर्ग है दूसरा भी वर्ग हो, एक वृत्त है दूसरा भी वृत्त है, साइज छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समरूप। अब तो क्लियर हो गया। हाँ, चलिए, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि त्रिभुज में से कौन कौन से कंडीशंस है जिसके बदौलत हम कहेंगे कि ये त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो बता दो आपको कि समरूप होने के लिए कुल 3 कंडीशंस हैं। पहला क्या है, तो ध्यान दीजिए, दो त्रिभुजों को हम समरूप कब कहेंगे, जब वे इन 3 नियम को फॉलो करेगा। पहला नियम क्या है, साइड साइड साइड, यानी त्रिपल साइड कसौटी से। ये साइड क्या होता है भाई, इंग्लिश में साइड बोलते हैं, हिंदी में भुजा कहते हैं। जैसे इन त्रिभुज में 3 भुजा है, इस भुजा यानी साइड, SIDE, साइड में कहते हैं भुजा। ठीक, और जो एंगल यानी जो ए है, ए माने होता है एंगल, ANGLE, एंगल मीन्स होता है कोण। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं, इसकी तीनों भुजा इसकी तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो तो हम कहेंगे साइड साइड कसौटी। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, राइट।
इसमें अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजा का अनुपात और कोई एक कोण बराबर हो तो ये नियम फॉलो होगा। अगर किसी त्रिभुज की कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो ये नियम फॉलो होगा। कंप्लीट हो गया। चलिए इसको अब रफ करते हैं, उसके बाद एक एक करके हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला हमारा क्या रहेगा, साइड 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 की कसौटी से। ठीक, तो डालते हैं पहला हेडिंग भाई, साइड साइड की कसौटी से। चलिए देखिए इसमें क्या होगा, हम दो त्रिभुज ऐड करते हैं यहाँ पे। हो गया, इसका नाम मान लीजिए ए, इसका बी, इसका सी, इसका पी, इसका क्यू, इसका आर। हो गया। अब देखिए, अब अगर ए बी, इस त्रिभुज का ए बी, इस त्रिभुज का पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, क्या कहेंगे, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हो इसके बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर हो ए सी बट्टा पी आर, यानी ए सी बट्टा पी आर। ठीक है भाई, यानी इसकी तीनों भुजा और इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, तब हम कहेंगे साइड 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 की कसौटी से, यानी ट्रिपल साइड की समरूपता भी कह सकते हैं, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कंप्लीट हो गया। अगर इन दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो, तब हम कहेंगे साइड 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 की समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो मान लीजिए इसका हरा भैया तुम, मान लीजिए इसका अगर 6 है, इसका 4 है और इसका 8 है, और इसका मान लीजिए 3 हो, इसका 2 हो, इसका 4। तो देखिए ना भाई, यहाँ से ए बी का मान कितना है, 6, ए बी का मान 6, पी क्यू का मान कितना है, पी से क्यू हमारा 3 है। अच्छा, बराबर बी सी कितना है, बी सी हमारा 8 है, 8 ऐड करिए, क्यू आर कितना है, 4 है, ऐड कर लीजिए, बराबर ए सी कितना है, 4 है, और पी आर कितना है, 2 है। अब देखिए तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या देख रहे हैं, तीनों का मान कितना आया, 2 आया है, 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी सबका मान क्या है, बराबर, यानी तीनों भुजाओं के अनुपात का योग सेम है। तो ऐसे हम कहते हैं साइड साइड साइड, यानी ट्रिपल साइड की कसौटी से अतः त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। पहला समझाया। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा केस, साइड एंगल साइड की कसौटी। ओके, दूसरा हमारा क्या है, साइड एंगल साइड की कसौटी। तो फिर वही दो त्रिभुज बनाते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी, पी क्यू आर। चलिए अब देखिए, इसमें साइड एंगल साइड होना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें क्या है, ये ए बी, इसका ए बी, ए से बी बट्टा पी से क्यू, पी से क्यू बराबर है इसका ए सी, कोई दो भुजा, या तो इसके बट्टे इतना बराबर इतना बट्टा इतना लीजिए, या इतना बट्टा इतना बराबर इतना बट्टे इतना ये लीजिए, या बीसी बट्टा क्यू आर, एसी बट्टा पी आर, कोई दो भुजा लीजिए, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम समझने के लिए लेते हैं ए बी बट्टा पी क्यू और फिर बी सी बट्टा क्यू आर ले लीजिए, बी से सी यानी बी से सी बट्टा क्यू से आर, यानी ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर आए, और साथ साथ में बीच का जो कोण है वो भी बराबर हो।
यानी कोण बी बराबर आए कोण सी, तो ऐसे केस में ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, साइड। तो साइड एंगल साइड की कसौटी से हम कहेंगे ये त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। ठीक है, एक बात और फिर से, आखिर इसका साइड एंगल साइड क्यों लिखे हैं, क्या ऐसे नहीं सकते हम साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, जी नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहले साइड है, फिर एंगल आया, फिर साइड आया, तो साइड एंगल साइड, इसलिए हम कहते हैं साइड एंगल साइड कसौटी से। ठीक, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो मान लीजिए इसका कितना है, इसका मान लीजिए 4 है, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो अगर देखा जाए तो हमारा ए बी कितना, सॉरी ये तो बी है ना, मान लीजिए ये हमारा कितना है, ए बी 4 है, ए बी का मान रखेंगे तो 4 आएगा, बट्टे पी क्यू का मान कितना है, 2 है। आगे बढ़ते हैं, बी सी का मान कितना है, 6 है, और उसके बाद क्यू आर का मान कितना है, 3 है। और देखा जाए तो काटिए, 2 एक क्रम 2, 2 दूना 4, 3 क्रम 3, 3 दूना 6, 2 बराबर क्या, 2 आ गया, दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। और ये कोण मान लीजिए अगर ये 60 दिया हो और ये भी 60 दिया हो, आप देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और कोण भी बराबर है। ऐसे केस में हम कहेंगे क्या, इसको ऐसे मान लेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे, तो कहेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या, कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड की समरूपता, समरूपता की कसौटी से, कसौटी से अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। समझ गए, ये था हमारा दूसरा नियम। अब समझते हैं तीसरा नियम। तीसरा बहुत ही आसान है, आइए समझाते हैं। देखिए, तो तीसरे के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा हेडिंग है तीसरा, जो कि एंगल, एंगल कहीं कहीं इसमें ट्रिपल एंगल देता है, एंगल एंगल एंगल। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब खुद बताइए कि अगर 2 एंगल से काम चल जा रहा है, फिर तीसरा करने की क्या जरूरत है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। जी हाँ, आइए तो एंगल एंगल की कसौटी निकालेंगे। तो समझते हैं ये कैसे होगा, ये तो और भी आसान है, आइए समझते हैं। इसमें भी हम 2 त्रिभुज बहुत प्यार से बनाएंगे, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, आराम से बना लीजिए। इसका नाम ए बी सी पी क्यू आर हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर ये 60 दिया हो, ये भी 60 दिया हो, ये 50 दिया हो और ये 50 दिया हो, कहीं दे अगर ये 50 ये 50 दिया, बस 2 एंगल हमको लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका 60 यहाँ है, हो सकता है 60 यहाँ दिया हो, तो हम इसके बराबर इसी को लेंगे। अगर ये 50 है, हो सकता है यहाँ 50 हो, तो इसके बराबर ये लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ कहेंगे चूंकि कोण बी बराबर है किसके, कोण क्यू के। ठीक, क्योंकि दोनों हमारा कितना 60 अंश, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तथा क्या कहेंगे, कोण सी बराबर किसके, कोण आर के, क्योंकि दोनों का मान 50 है, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी, 2 कोण है, तो कहेंगे एंगल, एंगल की समरूपता, समरूपता की कसौटी से अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। इतनी बात कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी इस तरह से हम कहेंगे दोनों समरूप है, तीनों केस हमने अच्छे समझा दिया। एक बात और सुन लीजिए, ये हमने जो बताया है इस पूरे छठे अभ्यास में जितने भी सवाल सिद्ध करने वाले, और वो लगभग चैप्टर नंबर 3 यानी 6C, अगर आपका NCERT होगा तो 6C आएगा, अगर आपका मनोहरे होगा तो 6.3 आएगा, जहाँ से शुरुआत होंगे इसकी कहानियाँ, यानी कैसे किसी को समरूप सिद्ध करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये हमने इसलिए बताया है ताकि आगे चल करके दिक्कत न हो। लेकिन जान लीजिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट में बहुत आसान है, स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, स्टार्ट में पहले चैप्टर में तो समरूप वाली कहानी जरूर आएगी। तो जब समरूप की कहानी आ रही है तो क्यों ना इसको अच्छे से समझ लिया जाए।
अब इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब अगली वीडियो अपलोड होगी उसमें जरूर आएगी। ठीक है, तो आइए इसको रफ करते हैं, उसके बाद से चैप्टर 1 यानी 6.1 को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए इस अभ्यास का जो चैप्टर 1 है 6.1 ये हम अगले भाग में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही इस वाले वीडियो को यानी एक एक करके सभी वीडियो को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।